सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो जो हमारा एसिड बेस और सोल्डर्स के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर हम मेनली डिस्कस करेंगे मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। देखो, इससे पहले हमने पीएच किया और पीएच के बेस पे हमने 2 लेक्चर किए, वो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी बच्चे ने पीएच या फिर उसके बेस पे लेक्चर नहीं देखे तो सबसे पहले आप वो वीडियोस जाके देखो, क्योंकि ये भी जो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी कर रहे हैं ये भी हम पीएच के लिए ही स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि हमें इससे क्या निकालना है, पीएच की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखो पीएच की जो फर्स्ट लेक्चर है हमने उसमें पीएच के बारे में बात की और सेकंड में क्या किया कि जो पीएच है, पीएच के इंपॉर्टेंट रोल क्या क्या है। अब देखो, अगर हमें मोलैरिटी गिवन हो या फिर हमें नॉर्मेलिटी गिवन हो, पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी होती क्या इटसेल्फ, इसकी वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और फिर कैसे हम इसको पीएच से क्या करेंगे, लिंक करेंगे, कैसे हम इसके बेस पे पीएच की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। अब देखो कंसंट्रेशन टर्म्स, पहले तो मैं तो आपको बताऊंगा कि कंसंट्रेशन क्या होती है और कंसंट्रेशन टर्म्स हम क्यों स्टडी करते हैं और किस लिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे इसके अंदर कि कंसंट्रेशन क्या होती है। अब देखो, लेट्स से कि हमारे पास एक क्या है, एक बीकर है, बीकर के अंदर क्या है, वाटर है, बीकर के अंदर क्या है, वाटर है। अब मैंने उसके अंदर पहले क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया। लेट्स से कि उसके अंदर मैंने 1 स्पून NaCl को ऐड कर दिया। फिर मैंने दूसरा बीकर लिया, दूसरे बीकर के अंदर क्या कर दिया, मैंने 2 स्पून NaCl को ऐड कर दिया। अब जो पहले ये जो जिसके अंदर मैंने 1 स्पून NaCl को ऐड किया वो क्या होगा, वो हमारा डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। और जिसके अंदर 2 स्पून ऐड किया वो क्या होगा, वो हमारा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा। क्योंकि कंपैरेटिव बातें करें ना कि इसके अंदर ज्यादा सोल्यूट है तो ये क्या होगा, कंसंट्रेटेड। इसके अंदर कम सोल्यूट है, ये क्या होगा, हमारा डाइल्यूट होगा। सोल्यूट और सॉल्वेंट का कंसेप्ट हमने 9th क्लास में भी किया हुआ है कि जैसे जो हमारा जो NaCl है, NaCl क्या है, हमारा सोल्यूट का काम करेगा। जो हमारा वाटर है, वाटर किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का काम करेगा। जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या होगा, सोल्यूट होगा। जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या होगा, वो हमारा सॉल्वेंट होगा। ओके, तो जिसके अंदर मैंने 1 स्पून ऐड किया वो मेरा डाइल्यूट सोल्यूशन है, दूसरा क्या है, मेरा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि कोई सोल्यूशन मेरा डाइल्यूट है या कोई सोल्यूशन मेरा कंसंट्रेटेड है। अगर कंसंट्रेटेड है तो कितना कंसंट्रेटेड है, अगर डाइल्यूट है तो वो कितना वो डाइल्यूट है। तो हम उसके बेस पे बताते हैं, वो बताते हैं हम कंसंट्रेशन के बेस पे हम एक प्रॉपर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं सोल्यूशन की, कि हमें प्रॉपर वैल्यू आएगी। उस वैल्यू के बेस पे हम बताएंगे कि कोई सोल्यूशन हमारा वो कितना कंसंट्रेटेड है या फिर वो कितना वो डाइल्यूट है। अब लेट्स से कि हमें 2 सोल्यूशन दे दिए, 2 सोल्यूशन की हमें पता लगाना है कि उसके अंदर कितना अमाउंट है सोल्यूट का। तो हमें पता होना चाहिए उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, हमें उसकी कंसंट्रेशन कितनी है वो हमें पता होना चाहिए। ओके, लेट्स से कि हमें कुछ भी एक प्रॉपर कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बनाना है तो हमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए कि हाँ, उसके अंदर इतने ग्राम ये ऐड करेंगे तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो उतनी होगी। ओके, तो हमें पहले कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, सोल्यूशन के बारे में क्लियरली पता होना चाहिए कि कोई सोल्यूशन हमारा कितना डाइल्यूट है या फिर कोई सोल्यूशन हमारा कितना कंसंट्रेटेड है, उसकी एक प्रॉपर एक फिक्स वैल्यू होनी चाहिए। क्लियर है। ओके, तो सबसे पहले कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन हमें पता है कि इट इज डिफाइंड एज द amount of solute it is defined as the amount of solute present in given amount of solvent या फिर solution। कि जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट, कि जो हमने सोल्यूट लिया है, जो हमने NaCl लिया है, कितना वाटर के अंदर प्रेजेंट है या फिर कितना वो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। कि जो सोल्यूट को हम सॉल्वेंट से भी कंपेयर करते हैं, सोल्यूट को हम सोल्यूशन से भी क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। क्लियर। तो ये तो होगी हमारी कंसंट्रेशन। अब देखो कंसंट्रेशन टर्म्स हमने 9th क्लास में भी स्टडी की हुई है। वहां पे हमने 3 कंसंट्रेशन टर्म्स की थी। कंसंट्रेशन टर्म्स में वहां पे हमने 3 कंसंट्रेशन टर्म्स को क्या किया था, स्टडी किया था। वहां पे हमने 3 पढ़ी थी। 3 तो क्या थी, सबसे फर्स्ट थी हमारी परसेंटेज W/W, एक थी परसेंटेज W/V और एक थी हम परसेंटेज V/V।
कहने का मतलब है कि वहां पे हमने परसेंटेज कंसंट्रेशन को स्टडी किया था। हमने किसको स्टडी किया था? परसेंटेज कंसंट्रेशन को हमने वहां पे स्टडी किया था 9th क्लास में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दो नई कंसंट्रेशन टर्म्स को स्टडी करेंगे। एक है हमारे पास मोलैरिटी और दूसरी है हमारे पास नॉर्मेलिटी। एक हम करेंगे यहाँ पे मोलैरिटी और नेक्स्ट करेंगे हम नॉर्मेलिटी। अब ये हमने 9th क्लास में पढ़ी है। अब 9th क्लास में जिस बच्चों को आते हैं अच्छी बात है, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं। इसका पीएच से कोई खास लिंक नहीं है। पीएच से किसका लिंक है? मोलैरिटी का और नॉर्मेलिटी का। हमारे जो एसिड बेस सोल्ट है उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट है? मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको आती है तब भी अच्छी बात है, नहीं आती तब इसके अंदर कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तो बेसिकली हमें मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी जो हम करेंगे ये हमें सही से आने चाहिए। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे हम मोलैरिटी की कि मोलैरिटी क्या होती है और उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? हम मोलैरिटी की बात करेंगे कि मोलैरिटी क्या होती है और इसकी वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। मोलैरिटी, पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, फिर मैं आपको इसके एग्जांपल करके उसको आपको समझाऊंगा कि मोलैरिटी एक्चुअल में है क्या और इसकी वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द number of moles of solute it is defined as the number of moles of solute present in per liter of solution। molarity क्या है? molarity it is defined as the number of moles of solute present in per liter of सॉल्यूशन। ओके, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, इट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। हमें क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। हमें क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ मोल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। नंबर ऑफ मोल्स किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ मैंने 2 लगा दिया। 2 का मतलब है ये नंबर ऑफ मोल्स होंगे किसके? सोल्यूट के। जब भी मैं वन यूज करूंगा, 1 यूज करेंगे हम सॉल्वेंट के लिए, 2 यूज करेंगे हम सोल्यूट के लिए। 1 होगा किसके लिए? होगा सॉल्वेंट के लिए होगा, 2 किसके लिए होगा? वो सोल्यूट के लिए होगा। ओके, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स किसके? सोल्यूट के। इसलिए मैंने क्या यूज किया? यहाँ पे 2 यूज किया क्योंकि सोल्यूट के लिए क्या आएगा? 2 आएगा। अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो ये क्या होगा? ये हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर आएंगे, नीचे क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर में आएगा। ओके, अब देखो, अगर हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर की जगह एमएल के अंदर गिवन है, अगर हमें जो वॉल्यूम है वॉल्यूम लीटर की जगह हमें किस में गिवन है? अगर हमें वो एमएल के अंदर गिवन है, हमें पता है कि एमएल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मिलीलीटर को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हम 1000 से डिवाइड करके। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 1000 कहाँ चल जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला हमारा ये बन जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला हमारा ये बनेगा। तो मोलैरिटी क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। इनटू में क्या आएगा? इनटू में हमारा 1000 आएगा। इनटू में क्या आएगा? इनटू में हमारा 1000 आ जाएगा। तो ये क्या होगा? ये हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया। ओके, अब देखो, जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास। गिवन मास को हम W से भी रिप्रेजेंट करते हैं, अपॉन में मोलर मास, इसको हम mm से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स को गिवन मास अपॉन में क्या होगा? मोलर मास होगा। तो मैं N2 की जगह पुट कर सकता हूं W2 अपॉन में mm2। W2 अपॉन में mm2। नीचे क्या आएगा? वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ml के अंदर है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1000 आ जाएगा। तो फॉर्मूला फिर एक फॉर्मूला ये आ गया। तो 3 फॉर्मूले आ गए। बेसिक फॉर्मूला हमारा 1 ही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो उससे मैंने 2 फॉर्मूले और ड्राइव कर दिया। अगर वॉल्यूम का सोल्यूशन मेरे को लीटर की जगह ml में गिवन है तब ये फॉर्मूला यूज करूंगा। अगर मेरे को नंबर ऑफ मोल्स ऐसे डायरेक्ट नहीं बोला हुआ, बट वहां बोला गिवन मास दिया हुआ है कि जैसे NaCl है, NaCl क्या है? हमारा सोल्यूट का काम करेगा। NaCl के मोल्स नहीं दिए हुए,
NaCl के मोल्स नहीं दिया, NaCl का बोला हुआ है कि NaCl इतना ग्राम है, ग्राम दिया, उसका वेट दिया हुआ है, मोलर मास हम फाइंड आउट कर ही लेंगे NaCl का। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हमारी मोलैरिटी आ जाएगी, यहाँ से क्या आएगी, यहाँ से हमारी मोलैरिटी आ जाएगी। तो मोलैरिटी के हमारे 3 फॉर्मूले बन जाएंगे। इसकी यूनिट क्या होगी, देखो फॉर्मूले के अंदर ऊपर क्या है, ऊपर मोल्स है, ऊपर मोल्स है तो ऊपर क्या आएगा मोल, और नीचे क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो नीचे क्या आएगा मोल पर लीटर। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर यूनिट हो जाएगी इसकी। ओके, नंबर ऑफ मोल्स तो आपको पता ही है, 9th क्लास में हमने अच्छे से किया हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, एक मोल के अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 एंटिटीज होती है। 1 मोल के अंदर क्या होता है, 6.02 10⁻23 क्या होती है, एंटिटीज होती हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे बोलते हैं ना कि 1 डजन के अंदर कितना होता है, 12 होता है। 1 डजन के अंदर कितना होता है, 12 होता है। ऐसे ही 1 मोल के अंदर कितने एंटिटीज होंगे, 6.02 10⁻23 होंगी। अगर बोलो 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो इतने क्या है इलेक्ट्रॉन है। 1 मोल एटम, इतने क्या है एटम है। 1 मोल मोलिक्यूल, इतने क्या है मोलिक्यूल। 1 मोल कार, इतनी क्या है कार। जो भी मैं बोलूंगा वही क्या होगा उतना होगा। जैसे डजन हो गया हमारा, पेयर हो गया, इस तरह ही हमारा जो मोल है, मोल भी काम करते हैं। ओके, तो ये मैंने 9th क्लास में मोल के बारे में किया हुआ है। समझ आ गया मोलैरिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर लीटर में नहीं गिवन तो मिलीलीटर में गिवन, तो हम क्या करेंगे 1000 कर देंगे। और अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स एज सच डायरेक्ट नहीं दिए हुए, बट हमें क्या दिया हुआ है, हमें मास दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ओके, चलो इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है कि फाइंड मोलैरिटी if 10 gram of NaOH present in 250 ml ऑफ सोल्यूशन। कि हमें क्या गिवन है, 10 ग्राम NaOH गिवन है, कितने में गिवन है, 250 ml ऑफ सोल्यूशन के अंदर हमें ये गिवन है। ओके, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, मोलैरिटी को फाइंड आउट करना है, मोलैरिटी निकालनी है। 10 ग्राम NaOH, तो NaOH का हमें वेट गिवन है, NaOH का क्या गिवन वेट, तो इसका मतलब है कि NaOH क्या, देखो NaOH हमारा सोल्यूट है, वाटर के अंदर ऐड कर रहे हैं ना, तो NaOH क्या सोल्यूट है, कितना गिवन है 10 ग्राम, तो W2 कितना गिवन है 10 ग्राम गिवन है। ओके, और 250 ml ऑफ सोल्यूशन, तो वॉल्यूम कितना है ml के अंदर 250 गिवन है। ओके, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा, फॉर्मूला मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। जो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, W2 अपॉन में mm2 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर। W2 कितना है 10 ग्राम अपॉन में mm2 मोलर मास। अब देखो जो NaOH है, NaOH में जो सोडियम है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर तो 11 होता है, मास के उतने होता है इसका 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना आ गया ये 40 आ गया। तो मोलर मास सोल्यूट का कितना आ गया 40। वॉल्यूम कितना गिवन है हमें, वो 250 ml, इनटू में क्या आएगा 1000 आएगा। ओके, सो यहां से कितना बचेगा, अल्टीमेटली यहां पे 1 आ जाएगा मोल पर लीटर। तो जिसकी मोलैरिटी है, मोलैरिटी कितने आ गए, मोलैरिटी आ गई 1 मोल पर लीटर आ गया। ओके, तो वही देखना है कि आपको देखना है क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है। जैसे यहाँ पे 10 ग्राम NaOH था, NaOH तो क्या है सोल्यूट है, NaOH को हम ऐड कर रहे हैं तो वो क्या होगा सोल्यूट होगा। कितने में कर रहे हैं 250 ml ऑफ सोल्यूशन में कर रहे हैं, तो 250 ml क्या होगा हमारा, वो वॉल्यूम होगा। ओके, तो अभी फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी, हमारी मोलैरिटी आ जाएगी। डन, तो ऐसे हम मोलैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं मोलैरिटी के बेस पे। If 9.8 gram of sulfuric acid, if 9.8 gram of sulfuric acid if 9.8 gram of sulfuric acid present in 500 ml of solution, find molarity।
हमें क्या करना है, हमें मोलैरिटी को फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले तो लिखना है कि गिवन क्या क्या है, हमें मोलैरिटी को फाइंड आउट करना है। 9.8 ग्राम हमें गिवन है सल्फ्यूरिक एसिड का, तो इसका मतलब है कि हमें W2 गिवन है, कितना है वो 9.8 ग्राम है। ओके, और 500 ml जो है हमें वो सोल्यूशन का गिवन है। मोलर मास निकाल लें हम यहाँ से, क्या है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, क्या आएगा इसका मोलर मास, हाइड्रोजन कितना होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, कितने हैं 4 है। कितना आएगा यहाँ से 98 आ जाएगा, कितना आएगा यहाँ से 98 आएगा, हमारे पास मोलर मास आएगा। ओके, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ऊपर क्या आएगा, ऊपर 1000 आएगा, ऊपर क्या आएगा, ऊपर 1000 आएगा। गिवन मास कितना है 9.8 है, अपॉन में मोलर मास कितना है, मोलर मास है 98, इनटू में 1000 अपॉन में वॉल्यूम कितना है हमारा, वो 500 है। ओके, तो यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, पॉइंट आएंगे यहाँ पे, तो 2 इंटू में 98 अपॉन 98 इंटू में 10, तो अल्टीमेटली कितना आ गया 0.2 आ गया, कितना आ गया 0.2 मोल पर लीटर, 0.2 मोल पर लीटर। ओके, तो इस तरह से हम मोलैरिटी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें बस 3 ही फॉर्मूले याद रखने हैं, 3 में से भी जो मेन फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला हमारा ये है, बाकी जो 2 फॉर्मूले वो तो हमने इससे ही क्या किया, इससे ही हमने ड्राइव किया। ओके, तो ये हो गया हमारी मोलैरिटी। ऐसे ही हम नॉर्मेलिटी को भी देखते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट करेंगे हम नॉर्मेलिटी। देखो हमने अभी क्या कि मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ऐसी हमारी नॉर्मेलिटी होती है। नॉर्मेलिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द gram equivalent of solute dissolved in per liter of solution। It is defined as the gram equivalent of solute dissolved in per liter of solution। ये क्या होगा, ये हमारी नॉर्मेलिटी होगी। ओके, अब देखो वहां पे हमने क्या किया था, वहां पे हमने नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बात की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने बात की नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा नॉर्मेलिटी का वो क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होगा। ओके, बट देखो मैं आपको बताऊंगा कि जो आपकी नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी को आपने नॉर्मेलिटी के तरीके से कैलकुलेट नहीं करना। अगर आपको नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है तो पहले आप फाइंड आउट करो मोलैरिटी, पहले आप क्या फाइंड आउट करो, मोलैरिटी को फाइंड आउट करो। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन क्या है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू में मोलैरिटी होता है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एन फैक्टर इनटू में मोलैरिटी। अब जो एन फैक्टर है या फिर उसको हम बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर, बस हमें वो फाइंड आउट करना है। अगर हमें नॉर्मेलिटी निकालें, नॉर्मेलिटी के लिए आपने सेम करना है, पहले आप मोलैरिटी फाइंड आउट करो, क्योंकि जो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है ये तो सिंपल फॉर्मूला है। जब मैं इसको ओपन करूंगा, ओपन करने में क्या होगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपको नॉर्मेलिटी को नॉर्मेलिटी के तरीके से फाइंड आउट नहीं करना। नॉर्मेलिटी में पहले क्या करो, आप मोलैरिटी को फाइंड आउट करो, और मोलैरिटी से फिर क्या करना है, आपने नॉर्मेलिटी को फाइंड आउट करना है। ओके, तो आपने जो भी हमारी मोलैरिटी की वैल्यू आएगी उसको आपने एन फैक्टर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब एन फैक्टर या फिर वैलेंसी फैक्टर, अब ये एन फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको पहले एन फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए कि एन फैक्टर होता क्या है, एन फैक्टर क्या होता है और एन फैक्टर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो इसमें देखते हैं कि एन फैक्टर उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो एन फैक्टर ना हर एक का अलग अलग होता है। जैसे एसिड का एन फैक्टर अलग होता है, बेस का एन फैक्टर अलग होता है, सोल्ट का एन फैक्टर निकालने का तरीका अलग होता है। ओके, तो हम तीनों में देखेंगे कि अगर एसिड हमें कोई गिवन है तो उसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, बेस अगर हमें गिवन है तो एन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, अगर हमें सोल्ट गिवन है तो उसका एन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे। ओके,
एन फैक्टर या फिर वैलेंसी फैक्टर, एन फैक्टर या फिर वैलेंसी फैक्टर। ओके, तो सबसे पहले निकालेंगे एसिड के लिए, सबसे पहले किसके लिए निकालेंगे, एसिड के निकालेंगे, और फिर यहाँ पे निकालेंगे हम बेस के लिए। देखो जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड किया था या फिर क्लासिफिकेशन हमने बेस किया था, तो वहां पर हमने एसिड की और बेस की क्लासिफिकेशन की थी कि कितने नंबर में वो H पॉजिटिव क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, कितने नंबर में क्या करेगा, H पॉजिटिव और रिप्लेस करेगा। बेस के लिए कितने नंबर में ये OH नेगेटिव क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो एसिड के केस में हमने क्या था, एसिड की क्या होती है, वो बेसिसिटी होती है, एसिड क्या होती है, बेसिसिटी होती है, और बेस की क्या होती है, बेस की होती है एसिडिटी। बताया था ना मैंने आपको, अगर जो हमारा जैसे H2SO4 दो H पॉजिटिव रिप्लेस करेगा, वाटर में जाने के बाद 2 H पॉजिटिव देगा, तो इसका मतलब है कि उसकी बेसिसिटी कितनी आ गई, बेसिसिटी 2 आ गई। और यही क्या होता है, यही इसका एन फैक्टर होता है, यही क्या होता है, यही इसका एन फैक्टर होता है। तो एसिड का एन फैक्टर क्या होगा, एसिड का एन फैक्टर होगा उसकी बेसिसिटी, एसिड का एन फैक्टर क्या होगा, एसिड का एन फैक्टर होगा उसकी बेसिसिटी। बेस का एन फैक्टर क्या होगा, बेस का एन फैक्टर होगा उसकी एसिडिटी, एसिड का एन फैक्टर होगा उसकी बेसिसिटी, बेस का एन फैक्टर होगा उसकी एसिडिटी होगा। ओके, अब मैं यहाँ पे कुछ एसिड लिखूंगा, फिर हम उसका एन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। HCl, H2SO4, HNO3, और एक लिख लेते हैं यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड। ये कुछ हमारे कॉमन एसिड्स हैं जिसको हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे। इनका अगर हमें एन फैक्टर निकालना है, एन फैक्टर मतलब हमने इसकी क्या निकालनी है, बेसिसिटी निकालनी है। अब मैंने आपको बिल्कुल सारे एग्जांपल पहले भी कराए हुए हैं। ओके, अब HCl पानी में जाने के बाद एक H पॉजिटिव देगा, तो इसका एन फैक्टर भी कितना होगा, 1 होगा। H2SO4 2 देगा H पॉजिटिव, एन फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। HNO3 1 देगा, 1 होगा। ये कितने का, 2 देगा। अब एसिटिक एसिड, मैंने आपको बताया था कि एसिटिक एसिड में सिर्फ यही H जो है, यही हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, ये 3 हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होते। तो इसका एन फैक्टर कितना होता है, इसका एन फैक्टर होता है 1। H3BO3 का एन फैक्टर मैंने कितना बताया था आपको, 1 बताया था। मैंने आपको सारे एन फैक्टर बताए हुए हैं। H3BO3 इसका बताया था मैंने 3, इसका 2 और इसका 1। ऑक्सैलिक एसिड इसका कितना होगा, 2 होगा। तो ये सबके क्या है, एन फैक्टर। तो हमें पता होना चाहिए कि जो एसिड की जो बेसिसिटी होती है वही क्या होता है, वही उसका एन फैक्टर होता है। और बेस की क्या होती है, एसिडिटी होती है, वही उसका क्या होता है, एन फैक्टर होता है। ओके, तो यहाँ पे जैसे हमें NaOH, तो ये कुछ मैंने कॉमन एग्जांपल लिए हैं बेस के केस में। बेस में ज्यादा एक्सेप्शन, बेस में है ही नहीं एक्सेप्शन, जितने OH लिखे हुए हैं उतना ही उसका क्या एन फैक्टर है। एसिड के अंदर तो क्या है कि H पॉजिटिव कई बार ज्यादा होते हैं, जैसे यहाँ पे H कितने हैं, एक हाइड्रोजन ये रहा, 3 ये रहे, तो टोटल हाइड्रोजन 4 है, जबकि एक ही हाइड्रोजन क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है। तो एन फैक्टर भी कितना होगा, एन फैक्टर भी इसका 1 होगा। तो NaOH में इसका एन फैक्टर 1 है, इसका एन फैक्टर 1 है। इसमें 2 OH है, 2, इसका भी 2 OH कितने, इसमें 1 है, इसमें OH 3 है, इसमें भी OH कितने हैं, 3 है। तो एन फैक्टर कितना होगा इसका, 3 होगा। ओके, तो एसिड की जो बेसिसिटी होगी वही उसका एन फैक्टर होगा, और बेस की जो एसिडिटी होगी वही उसका क्या होगा, एन फैक्टर होगा। अब हम बात करेंगे सोल्ट्स की। हम किसकी बात करेंगे, सोल्ट्स की बात करेंगे, एन फैक्टर ऑफ सोल्ट्स। एन फैक्टर जो सोल्ट का आएगा वो क्या आएगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज। एन फैक्टर क्या होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज, और उसको हम क्या ले लेंगे, मोड ले लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो एन फैक्टर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, उसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। वो क्या होगा, वो एक जो हमारा वो नेचुरल नंबर होगा, 1 से शुरू होगा, उसकी वैल्यू 0 भी नहीं होगी और ना ही कभी नेगेटिव होगी। ओके, तो एन फैक्टर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब देखो जैसे हमारा NaCl है, अब हम NaCl को ब्रेक डाउन करेंगे। NaCl को ब्रेक डाउन करने पे क्या मिलेगा, हमें एक Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव, हमें क्या मिलेगा, एक Na पॉजिटिव मिलेगा और एक क्या मिलेगा, Cl नेगेटिव। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, Na के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज और Na भी कितने हैं, 1 है। तो एन फैक्टर कितना होगा इसका,
एन फैक्टर 1 होगा। एन फैक्टर कितना होगा? एन फैक्टर 1 होगा। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, हमें पता है कि जो कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड कैसे ब्रेक डाउन होगा? ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ CaCl2, तो Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, इस तरह से क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। अब अगर हम टोटल पॉजिटिव चार्ज देखें यहाँ पे, देखो एक कैल्शियम है, एक कैल्शियम पे कितना चार्ज है? 2 पॉजिटिव। एक कैल्शियम है, कैल्शियम पे कितना चार्ज है? 2 पॉजिटिव। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया? 2। नेगेटिव चार्ज अगर हम देखें, क्लोरीन -1 चार्ज है, क्लोरीन पे माइनस कितने क्लोरीन? 2 क्लोरीन, तो टोटल नेगेटिव चार्ज पे कितना हो गया? -2 हो गया। भाई एक क्लोरीन पे -1, 2 क्लोरीन पे कितना होगा? -2 होगा। तो एन फैक्टर कितना आएगा इसका? एन फैक्टर इसका 2 आएगा। ऐसे AlCl3, जो AlCl3 है, हम बताइए Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव। एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम, उसके ऊपर कितना चार्ज है? 3 पॉजिटिव चार्ज है। क्लोरीन कितने हैं? 3 क्लोरीन है, पर एक पे क्या है? नेगेटिव है। तो इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज, उतना ही उस पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो किसी सोल्ट के अंदर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है और उतना ही क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, तो या तो आप पॉजिटिव ले लो या फिर आप क्या लो? नेगेटिव लो। तो एन फैक्टर कितना आएगा इसका? 3 आएगा। ऐसे में देखो Al2SO4 थ्राइस, ये इंपॉर्टेंट है एग्जांपल। Al2SO4 थ्राइस, हमें बताइए कैसे ब्रेक डाउन होगा? ये Al3 पॉजिटिव प्लस 2SO, यहाँ पे 3 आएगा, 3SO4 2 नेगेटिव। अब देखो एल्यूमिनियम कितने हैं? यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है, हर एक एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज है। 2 एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होगा? 6 पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, नेगेटिव देख लेते हैं। सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज है, कितने सल्फेट है? 3 है, तो टोटल चार्ज कितना आ गया? 6 आ गया। तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? इसका एन फैक्टर होगा 6 एन फैक्टर होगा इसका। ओके, MgCl2, एन फैक्टर कितना होगा? एन फैक्टर इसका 2 होगा। तो जो सोल्ट का एन फैक्टर है, या तो ले हम जितना पॉजिटिव चार्ज है या फिर ले हम जितना नेगेटिव चार्ज है, वही उसका क्या होगा? एन फैक्टर होगा। ओके, तो अगर इनमें से हमें कोई भी गिवन है, हमें क्या करना है? हमें उसको मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करना है। हमें क्या करना है? हमें उसको मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करना है। मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी? हमारे पास नॉर्मेलिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हमें कभी भी नॉर्मेलिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, हमें डायरेक्ट नॉर्मेलिटी निकालनी, हमें क्या करना है? पहले मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। मोलैरिटी फाइंड आउट करने के बाद फिर हमें क्या करना है? हमें जो है नॉर्मेलिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, जैसे देखो मैंने मोलैरिटी के अंदर लास्ट क्वेश्चन किया था, कि इफ 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो वहां से जो मेरी मोलैरिटी है, मोलैरिटी कितनी आई थी? मोलैरिटी आई थी 0.2। मोलैरिटी कितनी आई थी? 0.2। मेरे को अगर नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है, तो मेरे को बताओ। देखो वहां पे क्या था? वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड था, H2SO4। अब H2SO4 तो क्या है? एसिड है। एसिड क्या होते हैं? बेसिडी। तो H2SO4 कितने H पॉजिटिव दे सकता है? 2 H पॉजिटिव दे सकता है। तो इसका एन फैक्टर भी कितना होगा? एन फैक्टर भी इसका 2 होगा। तो H2SO4 का जो एन फैक्टर है, एन फैक्टर कितना होगा? 2 होगा। हाँ पता है कि फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इंटू में मोलैरिटी, 2 इंटू में 0.2। तो नॉर्मेलिटी कितने आ गए? नॉर्मेलिटी आ गया हमारे पास 0.4। नॉर्मेलिटी कितने आ गए? नॉर्मेलिटी आ गया हमारे पास 0.4। ओके, तो अगर हमें किसी भी सॉल्यूशन की अगर हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो पहले क्या करो? पहले आप मोलैरिटी निकाल लो। एक बार आपने मोलैरिटी को फाइंड आउट कर लिया, फिर जो भी है उसका एन फैक्टर से क्या कर लो? उसको मल्टीप्लाई कर लो। जैसे एसिटिक एसिड गिवन है तो उसको क्या करोगे? 1 से मल्टीप्लाई करोगे। H3BO3 की उसको भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे। तो इसका मतलब है कि अगर किसी का एन फैक्टर 1 है, अगर किसी का क्या है? अगर एन फैक्टर 1 है, देखो हम फॉर्मूला बता रहे हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू में मोलैरिटी। अगर किसी का एन फैक्टर 1 है तो उस केस में क्या होगा? नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों क्या आ जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे। अगर किसी का एन फैक्टर 1 है तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। अगर किसी का एन फैक्टर 1 से ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा? नॉर्मेलिटी ज्यादा होगी, नॉर्मेलिटी की वैल्यू बड़ी होगी और मोलैरिटी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो अल्टीमेटली क्या रिलेशन आ गया? नॉर्मेलिटी ग्रेटर भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है। किसके? मोलैरिटी के। जो नॉर्मेलिटी है वो इक्वल भी हो सकते हैं, ग्रेटर भी हो सकते हैं। किससे? वो मोलैरिटी से वो हो सकती है। ओके, तो ये हो गया हमारी नॉर्मेलिटी। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी है, कैसे हम उसको पीएच से रिलेट करेंगे। क्लियर? ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के ऊपर हैं और उससे हम पीएच की वैल्यू क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। तो 3 क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें मोलैरिटी निकालनी है, फिर हमें उसको क्या करना है? हमें उसमें पीएच की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, देखो पीएच का जो फॉर्मूला था, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम पीएच को कैसे हम मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी से लिंक करेंगे।
देखो हमें पता है कि जो pH है, pH का फॉर्मूला क्या था, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव। अब देखो जो H पॉजिटिव को जो मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ, मैंने बताया था ना कि जब हम किसी को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इसका मतलब है कि हम वहाँ पे कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, हम वहाँ पे किसकी बात करें, कंसंट्रेशन की बात करें, और कंसंट्रेशन में भी स्पेसिफिक हम किसकी बात करें, मोलैरिटी की बात कर रहे हैं। कंसंट्रेशन में स्पेसिफिक हम किसकी बात करें, मोलैरिटी की बात कर रहे हैं। तो अगर मैंने H पॉजिटिव को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हम H पॉजिटिव की मोलैरिटी को फाइंड आउट करेंगे। हम क्या करेंगे, H पॉजिटिव की मोलैरिटी को यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो इसका मतलब है कि जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होगा, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव की मोलैरिटी, H पॉजिटिव की मोलैरिटी है ये फॉर्मूला। क्या होगा, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव हाइड्रोनियम H पॉजिटिव की मोलैरिटी हो गया। ओके, चलो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या है, इफ 0.02 मोल ऑफ HCl इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड pH, कि हमें मोल गिवन है HCl के मोल कितने हैं, 0.02 है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में गिवन लीटर के अंदर कितने हैं, वो 2 लीटर है। हमें क्या करना है, हमें pH को फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है, हमें pH को फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मोलैरिटी को फाइंड आउट करूँगा। सबसे पहले क्या करूँगा, मोलैरिटी को फाइंड आउट करना है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ही गिवन है सोल्यूट के, क्यों, क्योंकि HCl है ये, तो 0.02 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर कितना है, 2 है, तो कितना आ गया, 0.01 आ गया। कि जो हमारी मोलैरिटी है, मोलैरिटी कितने आ गए, 0.01 आ गया। अब 0.01 को ही क्या लिखते हैं, 0.01 नहीं होता 10⁻⁻², 0.01 नहीं होता 10⁻⁻², यही तो होगा, 0.01 होगा। ओके, अब देखो जो हमारा HCl है, HCl पानी में जाने के बाद क्या होगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देगा। HCl पानी में जाने के बाद H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देगा। अगर ये हमारा 10⁻⁻² है, देखो एक HCl से एक H पॉजिटिव बनेगा, एक Cl नेगेटिव बनेगा, एक HCl से एक H पॉजिटिव, एक Cl नेगेटिव। अगर HCl हमारे 10⁻⁻² है तो ये भी 10⁻⁻² और ये भी 10⁻⁻²। देखो अगर HCl लेट से कि हमारे पास 10 हो, 10 से ये भी 10, ये भी 10, 10 से ये भी 10, ये भी 10, तो अगर 10⁻⁻² है तो ये भी 10⁻⁻² और ये भी 10⁻⁻², तो कितना बनेगा, 10⁻⁻² बनेगा H पॉजिटिव। ओके, तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आ गया, वो कितना आ गया, 10⁻⁻² आ गई है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। सो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कितनी H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, 10⁻⁻²। अब यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, जो -2 है, -2 कहाँ चल जाएगा, आगे आ जाएगा। सो -2 लॉग 10 माइनस माइनस प्लस होगा, log 10 कितना होता है, log 10 1 होता है। तो pH कितना आ गया, pH हमारा 2 आ गया। pH कितना आ गया इसका, pH हमारा 2 आ चुका है। ओके, तो इस तरह से अगर हमें कोई भी नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो हम क्या करेंगे, मोलैरिटी को फाइंड आउट करेंगे। एक बार हमने मोलैरिटी निकाली, मोलैरिटी से क्या करेंगे, फिर हम मोलैरिटी से फिर हम H पॉजिटिव के मोल्स निकालेंगे, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो HCl से एक H पॉजिटिव, एक Cl नेगेटिव, तो जितने HCl की कंसंट्रेशन आई है 10⁻⁻² उतनी ही किसकी होगी, H पॉजिटिव की भी होगी, और उससे क्या करेंगे, हम pH को फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, 0.01 मोल ऑफ H2SO4 इन 2 लीटर ऑफ सोल्यूशन फाइंड pH। क्या हमें H2SO4 के मोल गिवन है, कितने गिवन है, 0.01 मोल गिवन है, कितने में है, 2 लीटर सोल्यूशन में। तो क्या करना है, हमें इसकी pH की उसका pH फाइंड आउट करना है। ओके, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखो मोल कितने गिवन है, 0.01 है, और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम यहाँ पर भी 2 लीटर है। वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर वॉल्यूम है। हमें पता है कि यहाँ पे मोलैरिटी निकाल सकते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, N2 अपॉन में V इन लीटर। N2 कितना है, 0.01 अपॉन में क्या करेंगे, 2 करेंगे, तो आएगा 0.005 आ जाएगी जो मोलैरिटी आएगी H2SO4 की। ये जो मोलैरिटी है वो H2SO4 की है, क्यों, क्योंकि हमें सब कुछ H2SO4 का गिवन है। तो मोलैरिटी कितनी आ गई H2SO4 की, मोलैरिटी ऑफ H2SO4 वो कितना है, 0.005 आ चुकी है। ओके, अब हमें पता है कि जो H2SO4 है कैसे ब्रेकडाउन होता है, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव।
वही है कि अगर मेरे पास एक H2SO4 हो तो मेरे को वहाँ से 2 H पॉजिटिव मिलेंगे और एक SO4 नेगेटिव मिलेगा। अगर मेरे पास H2SO4 10 हो तो 10 से क्या मिलेंगे 20 मिलेंगे H पॉजिटिव। अगर ये भी मेरे पास 10 हो तो इससे मेरे को 20 मिलेंगे ना ये, और 10 ये मिलेंगे। तो अगर मेरे पास 10 ये है तो 20 ये और 10 ये। अब अगर मेरे पास H2SO4 है मेरे पास 0.05 तो मेरे को ये कितने मिलेंगे 2 टाइम्स मिलेंगे, 2 इंटू 0.005 तो कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास 0.01 आ जाएगा। और 0.01 कितना होता है 10⁻⁻2 होता है। 0.01 कितना 10⁻⁻1 2 होता है। ओके, तो H2SO4 की तो मोलैरिटी है 0.005 पर H पॉजिटिव की मोलैरिटी है वो है 0.01 दैट इज 10⁻⁻2। pH का फॉर्मूला माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव। H पॉजिटिव कितना है 10⁻⁻2 तो pH भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सेम हो गया पिछले वाले की तरह, क्वेश्चन की तरह। ओके, यहाँ पे क्या था जितने HCl उतने H पॉजिटिव, बट यहाँ पे जितने H2SO4 उसके 2 टाइम्स क्या बनेंगे H पॉजिटिव बनेंगे, उससे क्या बनेंगे 2 टाइम्स H पॉजिटिव बनेंगे। ओके, तो इस तरह से हम pH को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें pH को फाइंड आउट करना और हमें H2SO4 की नॉर्मेलिटी गिवन है। नॉर्मेलिटी कितनी है 10⁻⁻2 किसकी गिवन है H2SO4 की गिवन है। ओके, देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा pH का फॉर्मूला है, pH के फॉर्मूले के अंदर ये क्या है, ये मोलैरिटी है। ये क्या है मोलैरिटी। अगर हमें नॉर्मेलिटी गिवन है तब हमें उसको मोलैरिटी के अंदर कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इंटू मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या हो गया नॉर्मेलिटी इंटू n फैक्टर, मोलैरिटी अपॉन में n फैक्टर। नॉर्मेलिटी कितनी है 10⁻⁻2, ये कितनी है 10⁻⁻2 और n फैक्टर कितना आएगा। देखो H2SO4 है, H2SO4 क्या है एसिड है। एसिडी क्या होती है बेसिटी होती है, जितनी उसकी बेसिटी उतने उसका n फैक्टर। तो H2SO4 2 H पॉजिटिव दे सकता है तो n फैक्टर भी कितना होगा उसका 2 होगा। तो कितना आ गया ये 1 बाय में 10⁻⁻2 नीचे आएगा 200 बन जाएगा। कितना बनेगा 200 बनेगा। ओके, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.005 आ जाएगी। मतलब जो H2SO4 है, H2SO4 की जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी कितनी आ गई है 0.005 आ गई है। H2SO4 की मोलैरिटी कितनी आ गई 0.05 आ गई है। ओके, हमें पता है कि जो H2SO4 है कैसे ब्रेकडाउन होता है, ये 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। अब अगर इसकी मोलैरिटी 0.005 है तो ये क्या होगा इसके 2 टाइम्स होगा, 2 इंटू 0.005 0.01 दैट मीन्स 10⁻⁻2 कितना होगा 10⁻⁻2 होगा। ओके, सेम बन गया अब ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो pH क्या आएगा माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव कितना आ गया 10⁻⁻2 आ गया, तो pH कितना आ गया फिर यहाँ से 2 आ गया। तो सबका pH क्या आएगा, सबका pH 2 आएगा। बस आपने ध्यान रखना है कि सबकी कंडीशंस अलग अलग हैं, सब में हमें अलग अलग वैल्यू निकालनी है। तो pH निकालने के लिए पहले आपको मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी, जो भी हमारा सोल्यूशन है सोल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी। फिर देखना है कि उससे कितने H पॉजिटिव मिल रहे हैं। अगर सेम मिल रहे हैं तो मोलैरिटी भी सेम होगी, अगर डिफरेंट मिल रहा है तो मोलैरिटी क्या होगी, उसी के अकॉर्डिंग हम H पॉजिटिव को 2 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो इस तरह से हम मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बेस पे pH को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।